हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो हमारा लेक्चर जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक हुआ 2.1 फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। किस तरीके से हम लास्ट लेक्चर में देखा था, वहाँ पे किंग्स नेशनल असेंबली के अंडर में आ जाता है, उनकी बात मानने के लिए एग्री हो जाता है। तो आज हमें देखना है कि फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब मोनार्च होगा, वहाँ पे किंग होगा, पर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर में होगा। उसको आज के हम लेक्चर में हम देखते हैं। तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग काम है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम 1791 में फिनिश किया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च, मोनार्च के पावर को, किंग के पावर को लिमिटेड करना। These power instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। अब इसके बाद क्या हुआ? These power, ये जो powers थे, तो इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन के हैंड में कंसंट्रेट होने की जगह इंस्टीड, इसके अतिरिक्त क्या किया उन्होंने? और नाउ सेपरेट, उस पावर को सेपरेट कर दिया एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए। अब पावर पूरे एक किंग के पास नहीं रहेंगे, अब 3 इंस्टीट्यूशन बना दिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर रूल बनाने का काम करेगा, एग्जीक्यूटिव रूल फॉलो करने का काम करेगा, जुडिशरी जो डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। जिस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी उनको फॉलो करते हुए वहाँ पर भी पावर कंसंट्रेशन एक पर्सन के हाथ में रखते हुए अलग अलग इंस्टीट्यूशन में किया गया। ठीक है, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इस तरीके से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। तो समझ गए, जो पावर अब एक जगह कंसंट्रेट ना करके उसके पावर क्या किया गया? डिवीजन किया गया। ठीक है, फिगर नंबर 7 में एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। ये दिया है कि न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर हैं। ठीक है, तो जुडिशरी हम देखते हैं कि सब में एक लेयर बनी हुई है, नीचे जो बनी हुई है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स की। ठीक है, तो पैसिव सिटीजन्स वो हैं जो कि कंट्री में हैं पर वोट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें लिखा है नो वोटिंग राइट अबाउट 3 मिलियन मैन। 3 मिलियन मैन को वोटिंग राइट भी नहीं मिला। ठीक है, वहाँ पे फ्रांस में कहते स्टार्टिंग में वोटिंग राइट प्रोवाइड किया गया, वुमेन को था ही नहीं वोटिंग राइट, और मैन को भी बहुत सारे मैन को वोटिंग राइट नहीं मिला। ठीक है, इसके अलावा वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था, चिल्ड्रन को नहीं था, और वो यूथ जो कि 25 से नीचे हैं, तो 25+ वालों को वोटिंग राइट मिला, वो भी ओनली मैन को मिला, और हर एक मैन को नहीं मिला। किन को मिला? जिनको मिला वो एक्टिव सिटीजन्स कहलाए। तो उसमें लिखा हुआ है एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। 28 मिलियन पॉपुलेशन में 4 मिलियन लोग एक्टिव सिटीजन्स थे। आगे दिया है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हर वो पर्सन जो कि 3 डेज के लेबर की वेजेज के इक्वल, यानी कि उनकी इनकम के इक्वल जो टैक्स पे करता था उसको वोटिंग राइट मिला, यानी कि एक्टिव सिटीजन्स वो बने। एक तरीके से बोल सकते हैं कि अब जो टैक्स कौन पे करेगा? जो रिच होगा वही टैक्स पे करेगा, तो रिच पर्सनस को वोटिंग राइट प्रोवाइड किया गया। अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स वोट करेंगे, ठीक है, तो उससे इलेक्टर्स इलेक्ट होके आएंगे। उन्होंने वोट किया, 50,000 मैन इलेक्टर्स इलेक्ट होके आए, और इलेक्टर्स ने वोट किया और नेशनल असेंबली बनाई। ठीक है, और जो किंग था, किंग एग्जीक्यूटिव था, यानी कि रूल फॉलो कराने वाला किंग बना रहा, तो वही एक्टिव सिटीजन्स किसको चूज करते? जुडिशरी को। और जो नेशनल असेंबली है, जो किंग होता था, और नेशनल असेंबली और जो मिनिस्टर्स होते थे, जो किंग होता था और जो मिनिस्टर्स होते थे, उसको नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी। और नेशनल असेंबली कैसे इलेक्ट होती आती थी उसको हमने बता दिया। जुडिशरी कैसे इलेक्ट होकर आती वो हमने बता दिया। किंग जो एग्जीक्यूटिव वो कौन रहेगा? किंग रहेगा। किंग और मिनिस्टर को कंट्रोल कौन करेगा? नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 जो बना, वेस्टेड पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर किसको मिला? नेशनल असेंबली को। वो नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, लेकिन इनडायरेक्टली थी, क्योंकि एक्टिव सिटीजन ने इलेक्टर्स को चूज किया, देन इलेक्टर्स ने किसको चूज किया? नेशनल असेंबली को। ठीक है, दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। सिटीजन्स क्या करते थे? इलेक्टर्स को चूज करते थे, और हु इन टर्न चूज द असेंबली, इलेक्टर्स असेंबली को चूज करते थे। नॉट ऑल सिटीजन,
हाउएवर हैड द राइट टू वोट, हर एक सिटीजन्स को वोटिंग राइट नहीं था। ओनली मैन, केवल मैन, वो भी 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जो 25 ईयर्स से जिनका एबव एज है, हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेजेज, ठीक है, वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स कौन बने? जिनको हमने बताया 3 days के जो लेबर्स है उसके इक्वल जो सैलरी पे करते, जो सॉरी उनके उसके इक्वल जो टैक्स पे करते थे, वो लोग एक्टिव सिटीजन्स बने। उनके वोट से इलेक्टर्स बने, इलेक्टर्स ने वोट किया किसको? नेशनल असेंबली को। द रिमेनिंग मैन, ठीक है, तो बाकी जो मैन हैं और ऑल वुमेन, और सभी के सभी वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, उनको पैसिव सिटीजन्स माना गया, उनको वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया गया। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर द असेंबली अ मैन हु हैड टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। तो जो इलेक्टर्स बनते थे या जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स के तौर पे इलेक्ट होते थे, वो अक्सर क्या था, जो हाईएस्ट ब्रैकेट था, यानी कि टैक्स, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोग थे, लगभग वही लोग नेशनल असेंबली के पार्ट, इलेक्टर्स के पार्ट बने, ठीक है ना, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं था, जो टैक्स पेइंग नहीं थे, उनको तो वोटिंग राइट ही प्रोवाइड नहीं किया गया। दी कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट हुआ? विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स राइट सच एज राइट ऑफ लाइफ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, उसी तरीके से जो फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट था राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब सिटीजन्स और मैन के राइट क्या रहेंगे? राइट कौन कौन से प्रोवाइड किए? सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बट एस्टैब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल। इनएलिनेबल मतलब, एलिनेट मतलब खत्म होने वाले, इनएलिनेबल यानी जो खत्म ना किया सके, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग्स बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। तो ये जो राइट्स थे, कौन कौन से राइट प्रोवाइड किए गए? राइट टू लाइफ, ठीक है, मतलब जीवन जीने का राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने व्यू या अपने स्पीच को रखने का राइट। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने ओपिनियन रखने का राइट। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग सब लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे, कोई भी पर्सन कैसा भी रहे। तो इन सब लॉ को नेचुरल और इनएलिनेबल, यानी कि राइट सबको मिलेंगे, बाई बर्थ मिलेंगे, और ये राइट ब्रेक नहीं किए जा सकते हैं। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाई बर्थ, मतलब ये हर एक ह्यूमन बीइंग को बाई बर्थ मिलेंगे, एंड कुड नॉट बी टेक अवे, और इनको टेक अवे, इग्नोर या नहीं वापस किया सकता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, कि हर एक सिटीजन्स के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। ये किसका काम है? ये काम है जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसका काम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आज का हमारा लेक्चर था वो फिनिश हो गया है। जो अगला हमारा रहेगा लेक्चर वो रहेगा रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल। जो पॉलिटिकल सिंबल है उनका मतलब क्या है, फिगर 8 भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें फिगर जो हमने देखा जो बना हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स पेंटेड बाय द आर्टिस्ट, जो राइट्स प्रोवाइड किए गए, जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोवाइड किए गए, उसको आर्टिस्ट ली बारवीर द्वारा पेंट किया गया 1790 में। द फिगर ऑफ द ऑन द राइट रिप्रेजेंट्स फ्रांस, द फिगर ऑन द लेफ्ट सिम्बलाइज द लॉ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड किए गए। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड सिटीजन्स क्या थे, ये पूरा एक समरी के तौर पे दिया गया है, उसको हम अभी साथ में देखेंगे। वो इन पॉइंट से जो राइट ऑफ मैन सिटीजन्स, इसमें आप इनको खुद से आपको रीड करना है। इसमें जो भी पॉइंट आप लोगों को लगे दिक्कत है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसको पढ़ते रहिएगा, इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है आप क्लियर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।